अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। आठ मुकदमात में 7 दिन के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालती वक्त खत्म होने पर नवे मुकदमे में मतलूब। आसिफ जरदारी ने हुकूमती रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बयान दिया। साबिक वज़ीर आज़म का इसरार, कहते हैं FIA हुकूमती इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जरदारी साहब किससे क्या मुतालिबा कर रहे हैं? अपोजिशन लीडर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पर हमला वजीर आजम ने किया। जरदारी साहब ने तो दिफा में जवाब दिया। नई दिल्ली में जंगी जुनून, सरहदी कशीदगी के पेश नजर भारतीय आर्मी चीफ ने फौज को मुख्तसर जंगों के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इंडियन मीडिया का दाऊद इब्राहिम बारे झूठा प्रोपेगेंडा और हकीकत, देखिए प्रोग्राम में कराची से खुसूसी रिपोर्ट। कराची में 10वीं जमात के तालिब इल्म ने अपनी हम जमात तालिबा को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मासूम ज़हनों की अक्ल पर किसने पर्दा डाल रखा है? तो सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र होगा। इस्लामाबाद में आज अदालत में पेश हुए और तफसीलात आप जान चुके हैं अहम मौज़ूआत में। लेकिन जब वो पेश हुए तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू हुई, शाम साहब मैं चाहता हूँ वो भी हम देख लें और फिर उस पर बात करें। कोर्टों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, एज मिनिस्टर, एज स्पीकर और एज प्राइम मिनिस्टर। मैं हर मौके पे हम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। आज जब हम अदालत में पेश हुए तो मेरे खिलाफ एक और केस बना दिया गया और जिसके लिए कल दोबारा या आज मुझे दोबारा पेश होना पड़ेगा अदालत में एक और बेल के लिए। मगर मुझे ये भी यकीन है कि अगर ये बेल भी हमने करा ली तो और भी हमें कराने पड़ेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर हैं जो एडिशनल कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के, उनको 22 तारीख को जनवरी में उनके पास बेल थी, हाई कोर्ट की प्रोटेक्टिव बेल थी, मगर बेल कैंसिल होने के बाद उनको FIA ने रिमांड के लिए FIA ने फिजिकल रिमांड के लिए 14 दिन के लिए अपने पास ले लिया और 14 दिन इंक्वायरी करने के बाद जो उस वक्त उनके खिलाफ जो बयान दिया गया उसमें किसी किस्म का वो जिक्र नहीं था जिसका जिक्र कुछ चैनल्स ने उसके मुतालिक दिया था। मैं खुद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा हूं और FIA गवर्नमेंट का हिस्सा है और इसलिए गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर FIA किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। जहाँ तक मफाहमत की सियासत है, जो जरदारी साहब ने बयान दिया है वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये बयान दिया है। चूँकि पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन आप लगा सकते हैं मगर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि दहशतगर्दी को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन शामी साहब वो ये भी कह रहे थे कि मुझे ये यकीन है कि मजीद बेल्स भी करवा ली तो फिर भी करवानी पड़ेगी। देखिए ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि FIA मूव नहीं कर सकती गिलानी साहब के खिलाफ या किसी और इस तरह के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ जब तक वो वफाकी हुकूमत से इजाज़त नहीं लेती। तो FIA ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो मुकदमात तैयार किए हैं, उस पर वफाकी हुकूमत से उसकी इजाज़त ली गई है। पहले ये खबर आई थी कि वज़ीर आज़म हाउस से
रोक दिया गया है FIO को। ठीक। और फिर ये मालूम हुआ कि चौधरी निसार अली साहब इस पर खफा है क्योंकि उनसे बाला ये हुक्म जारी किया गया। ठीक। लेकिन फिर जब मीडिया में एक शोर बचा तो FIA को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई। तो इस लिहाज से तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गुफ्तगू में कोई अभाम नहीं है और कोई गलत बयानी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये जो अल्जामात उन पर लगाए गए हैं और एक नया मुकदमा फिर उन पर कायम कर दिया गया है और फिर एक जो जुबैर नामी साहब हैं उनको पकड़ के और फिर उसके बारे में जो उनसे मंसूब बातें जो मीडिया में आई हैं और उन्होंने बताया है कि अरबों रुपए की करप्शन जो है हुई है और वो पैसे लेकर काम करवाते रहे और गिलानी साहब के अकाउंट में उन्होंने पैसे भी जमा करवाए। अब देखिए बात क्या है, वजीर आजम ने अगर कोई हुक्म जारी किया है, किसी की अपॉइंटमेंट की है, किसी को तमगा दिया है, किसी को कोई और मराहत दी है, वजीर आजम को इसका हक हासिल है, इसका इख्तियार हासिल है और वो अपने अहकामात के सिलसिले में जवाबदेह नहीं है किसी के सामने सवाए पार्लियामेंट के। ठीक। लेकिन अगर ये मालूम हो कि जो हुक्म जारी किया गया है वो नेक नियति से नहीं किया गया, वो बदनीयती से किया गया है या उसमें पीछे कोई पैसे की कंसिडरेशन है या पैसा दर हकीकत मौसूल हुआ है या वो बैंक अकाउंट में जमा हुआ है या कोई उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई, जब तक ये सारी तफसीलात आपके अल्जाम को साबित करने के लिए मौजूद ना हो, उस वक्त तक महज अल्जाम लगाना या किसी शख्स का कोई बयान दे देना काफी नहीं है। और अब क्योंकि मुकदमा चलेगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी, जो FIA चालान पेश करेगी और अल्जामात मुतय्यन तौर पर सामने आएंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपने दिफा का, अपनी सफाई का पूरा मौका मिलेगा और फिर ये पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। इस मामले में देखिए, अगर कानून के मुताबिक ठीक कोई कार्रवाई होती है उस पर एतराज नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि हम तो अदालतों में पेश होंगे, अदालतों में पेश होना चाहिए, वो कह रहे हैं हम होंगे, अदालतों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है कि जब कोई एजेंसी कोई तफ्तीश करे किसी मामले में तो वो अच्छी तरह हुकूमत के जो मुतल्लकीन है वो जायजा ले ले कि नजर बज़ाहिर अल्जामात में कोई ठोस बात है या नहीं है, कोई वजन मौजूद है और आंखें बंद करके इजाजत न दी जाए, आंखें खोल कर फैसले किए जाए। अब गिलानी साहब का कहना तो यह है कि उनके इल्जामात जो उन पर हैं उनमें वजन नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो गो हेड दिया है, गो हेड किस लिए दिया है, अब ये तफसीलात जब एक एक लफ्ज़ और एक एक बात सामने आएगी तभी मालूम हो सकेगी। फिलहाल तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो हैं और अदालतें हैं और FIA। ठीक है, मजीद बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम में वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद से। आज कवर कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पेशी को। अस्सलाम वालेकुम आमिर, ये बता दीजिए कितने मजमूई तौर पर केसेस हैं और इनकी नौयत क्या है, कब कब ये फाइल हुए, चार्जेस क्या इनमें? जी जामी साहब, ये FIA क्राइम सर्कल कराची में रजिस्टर हुए हैं ये मुकदमात। ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक सरकारी इदारा है उसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मिली भगत से प्राइवेट कंपनीज जो अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करती थी उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये सब्सिडी हासिल की 25%, जो 50 लाख रुपए एक केस में है। इसके अलावा जो 21 के करीब कुल मुकदमात हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। 12 मुकदमात में यूसुफ रज़ा गिलानी ट्रायल कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा जो 8 मुकदमात हैं उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली है। लेकिन एक मुकदमा जिसके आज चालान जमा करवाया गया उसमें भी यूसुफ रज़ा गिलानी को एब्सकॉन्डर इश्तिहारी जाहिर किया गया और यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज उस ऑर्डर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी है और ये इस्तदा की है कि इस 21वें मुकदमे में भी उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली जाए। ये कुल 21 मुकदमात हैं जिसमें कंपनीज को फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है ये सब्सिडी दी गई और उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई। तो मखदूम अमीन फहीम जो है वो भी इसमें को एक्यूज्ड है?
जी बिल्कुल शामी साहब, इसमें कुल जो एक्यूज्ड हैं वो तकरीबन 11 जो हैं वो ऑन बेल हैं, लेकिन 8 जो मुल्जिमान हैं वो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी हैं, जिनमें मखदूम अमीन फ़हीम और इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक डिप्टी सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के, समेत 8 मुल्जिमान हैं जो इश्तिहारी हैं, जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम और मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 8 मुल्जिमान हैं जो इश्तिहारी हैं इस केस में, और 11 जो हैं वो जमानत पर हैं। आप ये बताएं कि इसमें ये जो पैसे हैं इनकी ट्रांजैक्शन हुई है, इनके अकाउंट्स में मौजूद हैं या इनके पास मौजूद पाए गए हैं? जी बिल्कुल शामी साहब, इसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जो ये केस है, जो अल हुसैन ट्रेडर्स है, इसने 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी हासिल की, जो उसके बाद मुख्तलिफ अकाउंट से होता हुआ ये रकम जो है ये यूसुफ रज़ा गिलानी के अकाउंट में, उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी थे वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने जमा करवाई 50 लाख। ये जो रकूम है इनका ट्रैक मिल रहा है कि ये इस तरीके से मुख्तलिफ जगह से होती हुई मिलाकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास आ गई, या अभी तक इनकी तलाश जारी है? नहीं बिल्कुल, ये ऐसा नहीं हुआ कि एग्जैक्टली ट्रैक रिकॉर्ड जो है फॉलो किया गया हो। मुख्तलिफ अकाउंट से ये ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन एक जो अकाउंट था उसके बाद ये अमाउंट जो है ये विड्रॉ की गई। ये महर हारून रशीद रईसानी हैं, इनके अकाउंट से ये अमाउंट विड्रॉ की गई और उसके बाद कैश जो है वो जमा करवाई गई। लेकिन ये इंकशाफ जो डिप्टी सेक्रेटरी थे जुबैर साहब, उन्होंने दौरान अपने जो जिस्मानी रिमांड है उसके दौरान FIA को किया कि उन्होंने जी दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी FIO को यह साबित करना पड़ेगा कि ये रकम जो है हकीकी तौर पर गिलानी साहब के अकाउंट में गई, और या उनके इस्तेमाल में आई, या उनकी कोई जायदाद खरीदने के काम आई। ठीक है, अब ये एक मामला जब मुकदमा चलेगा, आपका पहला जी, जब मुकदमा चलेगा तो उस वक्त वाज़ेह होगी ये सूरत। मुख्तसर ये बताएं, लोग भी ये पूछ रहे हैं कि गिलानी साहब की गुफ्तगू से ये इम्पैक्ट पड़ा है कि गालिबन कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी मुकदमात की नजर उन्हें किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि इस तरह के मुकदमात माजी में सियासतदानों के खिलाफ बनते रहे हैं सियासी कंसिडरेशंस की बुनियाद पर, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि एक मुकदमा कायम हो रहा है, अदालत में पेश हो रहा है, इसलिए हुकूमत की तरफ से यह दावा किया जा सकता है कि यह कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। ठीक है, कानून अपना रास्ता ले रहा है, क्योंकि जहां सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वहां सियासतदानों के खिलाफ अगर कोई इल्जामात मुतय्यन हो तो उनको भी आप हवा में नहीं छोड़ सकते। फेयर ट्रायल हो, फेयर ट्रायल होना चाहिए। असल बुनियादी अहमियत इस बात की है, फेयर ट्रायल हो, जल्द हो और मामला इख्तिताम तक पहुंचे, पेशियों पर पेशियां न पड़ती रहें, वकील जो है मामले ना उलझाते रहें, और फिर इस सूरत हाल को क़यामत तक ना उलझाए रखा जाए। अब मुझे ये बताइएगा कि कल जब जरदारी साहब का बयान सामने आया तो बयान था, अब सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने कोई मुतालबा अगर किया है बयान की सूरत में तो किससे था और क्या मुतालबा था, इसकी कोई समझ नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब से तो कोई मुतालबा नहीं किया, फिर किससे? मुबस्सरीन कहते हैं कि उनसे तो कोई बात उन्होंने नहीं की। ठीक है, उन्होंने तो एक उनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, ऐसा ही है, उनके ऊपर मुतय्यन इल्जामात हैं। जो आपके राना मशहूद साहब हैं, जी जी, उनके ऊपर इल्जाम, इसहाक डार साहब पर इल्जाम, बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम, ISI का इल्जाम, इल्जामात वो लगाते चले गए हैं और बताते गए हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो आबे जमजम की नहाई हुई नहीं है। गोया उन्होंने अपनी सफाई पेश करने से ज्यादा उनके बारे में उनकी एक झलक अपने अंदाज में दिखाने की कोशिश की है कि ये आपकी तस्वीर ये भी है कि गोया हम जैसे हम हैं वैसे आप हैं। ठीक है, एक बात है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो उनका ये किसी और से वो मुखातिब है। किससे सर? वो ताकत वो है जिसके बारे में कभी उसको ललकारते हैं, कभी उसको पचकारते हैं, ठीक, कभी उसके साथ मुस्कुराते हैं, तबादला करते हैं उसका, कभी उसको आंखें दिखाते हैं और कभी उसकी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और कभी कहते हैं कि कच्चा चिट्ठा मैं भी खोल दूंगा। और जिंदाबाद का नारा तो कल भी बयान में लगा हुआ। वो ताकत जो है उनके अंदर ये एक बात छुपी हुई है कि इस ताकत के पीछे कोई और ताकत है नवाज शरीफ साहब की। उसको उन्होंने बताया है कि देखो भाई, हमारी तरफ आ रहे हो तो इनकी तरफ भी जाओ।
ठीक है, यानी रास्ता दिखा रहे हैं कि रास्ता ये दिखाया घर भी है एक। इल्जाम लगाए हैं कि इनको यहां यहां जाके पकड़ लो। ठीक, हमारे डॉक्टर आसम की तरह के जो अनासर इनके यहाँ मौजूद हैं, ये हमने आपको उनका एड्रेस बता दिया है, वहां जाके छापा मारिए ताकि हमारी तस्कीन का सामान कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। अब ये खुर्शीद शाह साहब क्यों पिछले कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं 4, उनके मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं? बड़ी दिलचस्प बात, और कौम से माफी भी मांग ली थी उन्होंने इस मामले पर, क्योंकि मेरी कंसेंसस थी इसमें। मेरी एक बड़ी दिलचस्प बात है इसमें। अब देखिए, हमारे दस्तूरी अरेंजमेंट में कई ओहदे ऐसे हैं जो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर तकर्री, ठीक है, नैब का चेयरमैन, मुशावरत से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान, फिर नादरा का चेयरमैन जो मैं उसके बारे में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी शायद अब। तो अब ये जो है खुर्शीद शाह साहब, वो सारे ओहदे पुर हो चुके हैं। ठीक, अब और ये कंसेंसस से हुए थे, ठीक है ना, कंसेंसस हो चुके थे। अब खुर्शीद शाह साहब के पास हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं। सही, हुकूमत उनके दबाव से आजाद है। ठीक है, कौमी असम्बली में उनकी तादाद इतनी नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर सके। ठीक, उसके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। सिंध में वो अपना डंका बजा सकते हैं, बजा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि खला पैदा हो जाए। इलेक्शन कमीशन के अरकान अगर मुस्ताफी हो जाए तो फिर नए अरकान की तकर्री के लिए उनका इत्तेफाक जरूरी होगा, और फिर उनका वेटेज बढ़ जाएगा, उनका वेटेज बढ़ेगा, वो कुछ डील कर सकेंगे। कुछ ये तकर्रर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान का फिर भाव-ताव होगा, अहमियत में इजाफा गिव एंड टेक होगा, गिव एंड टेक होगा, ठीक, और कोई टॉट टप्पा बनेगा वो करना। अब तो बस उनका मसरफ कोई नहीं है सवाए इसके कि अपोजिशन के लीडर के पद तकरीर करते रहे या इमरान खान के साथ कुछ थोड़ी सी ताक झांक करते रहे। तो ये एक नुक्ता ये हमारे एक दोस्त ने बयान किया है जो मुझे पसंद आया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद मौज़ूआत पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करते हैं भारतीय जंगी जुनून का, और जो वर्किंग बाउंड्री पर बेलाश्ताल जारी है भारत की, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसी सेगमेंट में दाऊद इब्राहिम के बारे में जो भारतीय मीडिया का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है उसकी हकीकत भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले दिलबेर सिंह जो उनके एक बात सुने, पहले मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जी उसके मुताबिक ये जो हमारे पिछले 2 साल हैं ये करप्शन के लिहाज से सबसे अच्छे साल है, यानी कम करप्शन हुई 2013 से 2015। हाँ जी, अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के मुकाबले में और परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। और दिलचस्प बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत जो है, गिलानी जरदारी दौर और राजा अशरफ साहब का दौर, उसके मुकाबले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में करप्शन ज्यादा थी। अच्छा, यानी गिलानी साहब वाला दौर बेहतर था, उसके मुकाबले में बेहतर था। तो इसका मतलब ग्रेजुअली चीजें फिर और बेहतर हुई इस दौर में। अब मुस्लिम लीग का दौर उनसे बेहतर है। ठीक, ये बात यानी जनरल परसेप्शन में तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात होगी। तो ये यानी जमहूरियत के सम्राट है गोया। अब आप ये गौर कर लीजिए, सम्राट जिसके भी हों, लेकिन यानी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो उन्होंने जमीनों की अलॉटमेंट्स की, जो उन्होंने शहीदों के कोटे अपने हवारियों में बांट दिए, और जो नवाबशात की, ना उस पर कोई नैब को हरकत में आई है, ना उसकी रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र है, ना कोई और अदारा जो है FIA को कोई तौफीक हुई है। गोया परवेज मुशर्रफ साहब का दौर जो है वो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है, और बाकी जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके बारे में कुछ वो और खबर दे रही है। पर ये भी एक अहम नुक्ता था गिलानी साहब से जुड़ा हुआ था, रह गया। अब भारतीय जंगी जुनून का मैंने जिक्र किया। दिलबेर सिंह इनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने फौज के खिताब करते हुए कहा, जनाब की कशीदगी बहुत है, मुख्तसर जंगों के लिए आप तैयार रहें, और जो जुनून है वहां पर जंग के हवाले से कई लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो आम शहरियों तक भी प्रवेल कर चुके हैं। हमारे एक दोस्त आए हैं बाबर खान जी, वो कोई 3 हफ्ते के करीब रह के आए, अपनी आंख का इलाज कराने गए हुए थे भारत। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जहां गया हूं एक जंगी जुनून है और पाकिस्तान के खिलाफ गम और गुस्सा है, और उनको खदशा है कि किसी वक्त भी कोई
जंग जो है वो छिड़ सकती है, कहीं छिड़ न जाए। एक तरफ ये सूरत है। अब दूसरी तरफ ये है कि जो ये पहली बार भारत अपनी तारीख में 1965 की जंग को एक फतह के तौर पर मना रहा है। हाँ जी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो इश्तहार दिया है हिंदी अखबारात में, उसमें ये बड़ी इंडियन एक्सप्रेस की मेरा ख्याल ये खबर है, उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय फौज ने, सेना ने पाकिस्तानी फौज का 1965 में डर कर मुकाबला किया। डर कर, अच्छा, डट कर जो है, हाँ। उसकी बजाय लिख दिया गया है डर कर। हाँ। और वो पूरे उसमें एक मजाक बना हुआ है। वो जो हिंदी में रे और डाल का जो लफ्ज है, उसमें हाँ, बड़ा कम फर्क डर कर दिया, वो लिखा गया, तो डर लिखा गया है डट की बजाय। ठीक है। तो अब ये असल सूरत हाल है भी ये। अब उन्होंने ये कहा, जनाब ये तो जंग हमने फतह की थी, और हालत ये है कि उनके गुज़श्ता 2-3-4 साल में 600 के करीब, जो 600 के लगभग लोग खुदकुशियां कर चुके हैं फौज में। और अभी जो 65 की जंग की याद मनाने के लिए जो तकरीब हुई थी उसमें एक फौजी बेहोश होकर गिर गए थे। वो तो बेहोश होकर, सेना के जवान उनके। तो पाकिस्तानी फौज में आज तक किसी शख्स ने ना खुदकुशी की, हाँ। ना कोई जवान बेहोश होकर गिरा। तो ये तो उनके अब जो मीडिया उनका है बेपरकी, उन्होंने जनाब ये कहा कि जो दाऊद इब्राहिम है कराची में है, ये 3 पते और एक रिपोर्ट टीवी ने चलाई कि जनाब अर्नाब गोस्वामी साहब हैं जी, वो उनको जनाब कॉल की गई उनके घर पर, तो उनकी बेगम ने कहा कि वो सोए हुए हैं, और फिर पते भी दिए कि ये पते हैं पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम। वैसे हमारे फैसल कुरैशी साहब हैं, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था, वीडियो में बड़ा हिट भी हुआ सोशल मीडिया पे। लेकिन वो जो दाऊद इब्राहिम साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, जो इल्जामात उन्होंने आयद की, उस पर मबनी यूनुस अफरीदी साहब, फैसल कुरैशी ने क्या कहा था? फैसल कुरैशी साहब ने कहा जी, उन्होंने फोन किया उनकी बेगम को और इसी तरह से उन्होंने कहा जी आप फलां की बेगम, उन्होंने कहा जी आप, उन्होंने कहा बहुत ही फलां किस्म के आपके हस्बैंड है। किसी को साबित करना कौन सा मुश्किल है, अननोन बंदी किसी को कह दें, किसी को कुछ कह दें। हाँ, तो वो जुमले में रिपीट नहीं कर सकता। अब जो उन्होंने जो पते कराची के दिए थे, वो जो हमारे नुमाइंदे हैं यूनुस आफरीदी, वो उन पतों पर गए, बिल्कुल, और उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की। हाँ, वो दिखा दीजिए। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको साबित होगा कि ये भारतीय दावे सिर्फ दावे ही थे, इसमें हकीकत कोई नहीं थी। ये देखिए नुक्ता नजर की खुसूसी रिपोर्ट। भारतीय चैनल टाइम्स नाउ ने महजबी नामी एक खातून की टेलीफोन रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि दाऊद इब्राहिम की बीवी है और दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। ये पहली बार नहीं हुआ, भारतीय मीडिया का हमेशा यही तर्ज अमल रहा है। मुंबई हमलों की बात हो, गुरदासपुर पुलिस चौकी हमला हो, या समुद्री हुदूद में कश्ती जलाने का वाकया, भारतीय मीडिया हर वाक़े के बाद वावेला मचाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने में महारत रखता है। भारतीय मीडिया ने दाऊद इब्राहिम की कराची में मौजूदगी के जो सबूत पेश किए, उसकी जब तहकीक की गई तो वो भी झूठे निकले। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में वाक़े तेराडी का जो मकान दाऊद इब्राहिम की मिल्कियत आया गया, वो एक साबिक पाकिस्तानी सफीर अनवर मजीद का है, जो अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं। एक और एड्रेस मकान नंबर 6A खयाबान तंजीम डिफेंस बताया गया। ये मकान एक साबिक सीनियर पुलिस अफसर मुमताज बर्नी का है, जिनका इंतकाल हो चुका है। वहाँ उनके साहबजादे आमिर बर्नी और उनका खानदान रिहाइश पजीर है। आमिर बर्नी ने राब्ता करने पर बताया कि गुज़िश्ता 25 सालों से हम यहाँ मुकीम हैं। इससे कबल भी हमने सुना था कि भारतीय मीडिया पर हमारा एड्रेस बताया गया है। यहाँ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी खानदान रिहाइश पजीर है। हुकूमत पाकिस्तान इसका नोटिस लेते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर भारतीय मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय मीडिया ने दीगर जो एड्रेसेस बताए वो भी गलत निकले। तहकीक से पता चलता है कि भारतीय मीडिया हमेशा बेपर्की उड़ाता है और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देता। प्रोग्राम नुक्ता नजर के लिए कैमरामैन मसरूर के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज कराची। ये अर्नाब गोस्वामी साहब महसूस होता है, मालूम होता है कि सुनी सुनाई पे बस वो ब्रेकिंग न्यूज लॉन्च कर देते हैं और कोई तहकीक, कोई एविडेंस नहीं होता। किसकी बेगम से बात की है, पता नहीं अपनी ही बेगम से कर ली है। बहरहाल ऐन मुमकिन है। अब ये इस तरह की जो एविडेंस लाएंगे, जिसका ना सर हो ना पैर हो, और लोगों को एक जज्बात जो है उनको बरंगेख्ता करना, जंगी जुनून पैदा करना, पता नहीं इन लोगों को क्या हासिल होगा। और ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो फिर मेरा ख्याल राख रह जाएगी।
बस उसे चाहिए गंगा में बहा दीजिए या जमुना में बहा दीजिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा शाम साहब, सरहदी कशीदगी का जिक्र भी करना था और उसमें एक ही गांव के 8 जनाजे उठे थे और 50 लोग जख्मी हुए और जो वर्किंग बाउंड्री पर सूरत हाल है, मैं भी खुद वहां पर गया था कवरेज के लिए, तो कुंदनपुर की कुछ सूरत हाल पे मबनी कुछ विजुअल्स हैं, कुछ रिपोर्ट हैं, वो भी हम नशर करना चाह रहे हैं साथ में, वो भी दिखा दीजिए जी। सुचीतगढ़ सेक्टर का ये गांव कुंदनपुर है जहां से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर 250 से 300 घराने आबाद हैं और ये बिल्कुल करीब है जीरो पॉइंट के, तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर वाक़या। यहाँ पर 3 से 4 साल बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया, 8 अफराद शहीद हुए। एक ऐसे ही घर में आपको लिए चलते हैं जहाँ पर तबाही के मनाजिर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सकेगा। पीछे मेरे देख सकते हैं कि इस बंद के पीछे भारतीय हुदूद का आगाज़ हो जाता है और इसके आगे भारतीय चौकियाँ हैं जहाँ से बिला जवाज़ यहाँ पर फायरिंग की जाती है। यहाँ पर किस कदर तबाही फैली है और कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, जगह जगह फायरिंग की शैलिंग के निशानात मौजूद हैं। एक और घर हमें यहाँ कुंदनपुर का मिला है जहाँ पर ऐसा ही वाक़या पेश आया, माटर गोला गिरा, इस घर के अफराद ज़ख्मी हुए। आपको दिखाते हैं कि क्या मंजरनामा है यहाँ पर। ये माटर गोला गिरा है कई फुट नीचे तक और आसपास इसके नुकसानात किस कदर हुए। एक और बदकिस्मत घराना जहां हम मौजूद हैं और इस घर को भी ताले लगे हैं, यहाँ के मकीन भी हिजरत करने पर मजबूर हैं। कुंदनपुर गांव की अक्सर गलियां खामोश हैं, यहाँ वीराना है और अक्सर जो यहाँ पर घर हैं उन्हें ताले लग चुके हैं। ज़िंदगी ना होने के बराबर है इन गलियों में और कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस पूरे गाँव की है। जो घर यहाँ बचे हैं वो मातम कर रहे हैं, वो गमगीन हैं और अपने प्यारों की जानों की कुर्बानी पर, लेकिन उसके बावजूद वो मुसम्मम हैं कि वो यहाँ ठहरेंगे और इस जारहियत का मुकाबला। अब सर सवाल ये था कि ये भारत की जानिब से सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। अच्छा, अब आप बड़ी गजब बात है, वो बाबर खान साहब जो आए वहाँ से तो वो कहने लगे कि भारतीय जो मीडिया है वो अपने लोगों को मुसलसल ये बता रहा है कि पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है और इंडिया के शहरी जो है उनको निशाना बना रहा है। अब देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि ये वर्किंग बाउंड्री के करीब मुसलमान जो हैं आबाद हैं। बिल्कुल, बाकरपुर गांव है कुंदनपुर। पाकिस्तान जो है मुसलमानों को क्यों निशाना बनाएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि यूएनओ के जो मुबस्सर हैं पाकिस्तान उनको लेके गया है और पाकिस्तान ने मुतालबा किया है और सोजन राइस से भी ये बात कही है कि भाई इंडिया जो है इजाजत देने को तैयार नहीं है यूएनओ के मुबस्सरीन को कि वो दौरा कर सकें और किसी नतीजे पे पहुंच सके और देख सके कौन झूठ बोल रहा है कौन सच कह रहा है। तो पाकिस्तान के हाथ साफ हैं, उसके दरवाजे खुले हैं, उसकी सरहदें खुली हैं। यहां बैनुल अक़वामी मुबस्सर आए और खुद आकर देख लें कि जारहियत का इर्तिकाब कौन कर रहा है और दिफा कौन कर रहा है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कराची में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10वीं जमात के शामिल सब तालिब इल्म है, अपनी हम जमात को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। जेब से एक ख़त भी बरामद हुआ जिसमें वो सारा किस्सा बयान किया गया है और उनके दरमियान जी हाँ कुछ जो कहानी होगी दिल लगी की। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है ना हमारे मुल्क में, और हम बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं, हमारे स्कूलों में, हमारे नेट पर, हमारे यानी, और इसमें आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद गैर जिम्मेदार अनासर जो हैं वो, और ऐसी बेहुदा फिल्में चल रही हैं जो यानी अनलाइसेंस्ड चैनल्स पर। तो ये सारा कुछ जो है आपने एक ऐसा फ्लड गेट खोल दिया है जिससे ये बच्चे जो हैं जिसकी जद में आ रहे हैं उनकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, उनकी अकल पे पर्दा पड़ रहा है और उनकी मत मारी जा रही है। सर, इसमें खानदान को, अहले खाना को, स्कूलों को, सबको जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है देखने की। बच्चों की परवरिश पे ना माँ बाप तवज्जो दे रहे हैं, ना स्कूल तवज्जो दे रहे हैं, ना मीडिया के अदारे तवज्जो दे रहे हैं, ना पैमरा, ना हुकूमत, ना मौलवी। ठीक है, उनको उलमा को सियासत की पड़ी है या फिरका वारियत की पड़ी है, ऐसी बात है। बिल्कुल, और कोई ना ब्रेक है ना रुकावट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आज सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं सीनियर वजीर हैं बलूचिस्तान की, उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर सदर्न कमांड से जनरल जंजवा साहब से।
तो क्या कुछ हुकूमती तब्दीली के असरात हैं जो मुआहदा गालिबन हुआ था कोई? देखिए, नासिर जंजुआ साहब तो खुद अब रिटायर होने वाले हैं, उनकी टेन्योर ख़त्म हो रही है। बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा उनको। बलूचिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है उनकी, वहाँ हालात को मामूल पर लाने के लिए बड़े दानिशवर, बड़े समझे शाइस्ता शख्स हैं। मिलकर खुशी होती है बात करके। और अब ये जो वहाँ हुकूमत बनी थी ना मखलूत, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो थी वो बड़ी पार्टी थी और अददी एतबार से और नेशनल पार्टी और दूसरी पख्तूनख्वा पार्टी जो है मिली अवामी पख्तूनख्वा मिली पार्टी जी जो इनकी है अचकज़ई की, महमूद अचकज़ई, ये छोटी पार्टियां थी उनके निस्बत में। तो अब जब इन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनाने का फैसला किया तो फिर मरी में मुआहिदा हुआ, उसमें तय पाया कि 2.5 साल के लिए मालिक साहब जो हैं, डॉक्टर मालिक, वो वज़ीर आला होंगे और अगले 2.5 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला होंगे गालिबन सनाउल्लाह ज़हरी। ठीक। तो अब वो 2.5 साल पूरे हो रहे हैं उनके। अब लोग उसको लटकाने के चक्कर में हैं, लेकिन मालिक साहब भी एक बाइज्जत और बावकार शख्स हैं। मेरा ख्याल वो अपने अहद की पासदारी करेंगे और इंशाल्लाह स्मूथली ट्रांजिशन। ये एडवोकेट जाहिद बुखारी साहब हैं जो मुमताज़ एडवोकेट भी हैं, बहरिया टाउन केस में भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। उनकी साहबजादी हैं कौसर बतूल साहिबा लाहौर से, वो टेलीफोन पर बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर, कहिएगा क्या कहेंगे आप? जी सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। एक्चुअली कल भी बात हुई थी ना केस के बारे में, बहरिया टाउन का जो केस। आप बताएं आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है? जी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। एक्चुअली कल उस दिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे, बिकॉज वो इतना एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग कर रहे हैं बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, कि वो उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई। लेकिन मुझे अफसोस हुआ देख के कि हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको बिल्कुल कोई एक्सक्यूज भी उनको लॉजिकल नहीं लगता। और बल्कि मेरे वालिद साहब बीमार थे तो कल की प्रोसीडिंग्स में भी उन्होंने उसको कॉल ऑफ नहीं किया, उन्होंने प्रोसीडिंग्स पूरी की उनकी गैर मौजूदगी में। वो ऐसे लगता है इतना इंटरेस्ट है जजेस का इस केस के अंदर। जजेस के बारे में एहतियात से बात करें, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं एक्चुअली लॉयर्स को भी। और आप यही कहना चाहती हैं क्या? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि और भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मौजूद हैं जो केसेस को बहुत इम्पार्शली कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बना दिया गया है, नॉट ओनली ऑन द लॉयर्स बट। कौसर बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बात यह है कि ये जो जजों के बारे में शिकायत जो है ना, वो भी जजों ही के सामने दरखास्त पेश करके की जानी चाहिए, या फिर यानी दूसरे किसी बेंच के पास जाए, क्योंकि जजों का जो मामला है उसके बारे में शिकायत भी जजों के सामने ही होनी चाहिए। बिल्कुल दूसरे किसी फोरम पर कोई मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल शिकायत हो सकती है, एतराजात हो सकते हैं और शिकायत लेकिन अप्रोप्रिएट फोरम, लेकिन फोरम उसका वही है। और फिर नजरसानी की दरखास्त भी दायर हो सकती है कि फैसला आ जाए उस पर, उसी फोरम को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।